वर्सेस यूएस इजराइल वॉर अब अपने सबसे क्रिटिकल और सबसे डेंजरस स्टेज पर पहुंच गई है, क्योंकि ये वॉर अब परमाणु वॉर की तरफ एस्केलेट करती जा रही है। दोस्तों, यूएन के एक अधिकारी ने ये बोलकर इस्तीफा दे दिया कि अमेरिका तेहरान में, यानी ईरान की राजधानी तेहरान में परमाणु हमले की रणनीति पर काम कर रहा है। तो अगर अमेरिका ने ईरान पर परमाणु हमला कर दिया तब क्या होगा? सीधा भरत जी के पास चलते हैं। विनाश। प्रज्ञा जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए कि एक अमेरिकी अधिकारी हैं और ये रिज़ाइन कर रहे हैं ये कह कर के कि यूएन तैयारी कर रहा है ईरान के भीतर परमाणु वॉर आगे बढ़ाने के लिए, परमाणु हमला करने के लिए। एक और हेडलाइन इन्हीं के मार्फत, यूएन डिप्लोमेट क्विट्स ओवर न्यूक्लियर स्ट्राइक क्लेम्स, यानी न्यूक्लियर स्ट्राइक होने वाली है क्लेम करके यूएन के डिप्लोमेट ने क्विट कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। इसके बाद एक और हेडलाइन आपके सामने वैसी ही, और ये लंबा चौड़ा लेख लिखा भी। मैं आपके उस मूल सवाल का उत्तर प्रज्ञा जी ज़रूर देना चाहूँगा और दूंगा भी ज़रूर कि क्या होगा अगर परमाणु युद्ध शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर जो मोहम्मद सफ़ा हैं, जो यूएन के अधिकारी हैं, वो क्या कहते हैं रिजाइन करते समय? वो क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड, यानी मुझे नहीं लगता कि लोग इस स्थिति की गंभीरता को समझते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जो है ईरान में परमाणु हथियारों के संभावित उपयोग की तैयारी कर रहा है, प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल न्यूक्लियर वेपन यूज इन ईरान। आगे कहते हैं, ये तेहरान की तस्वीर, एक तस्वीर इन्होंने नीचे लगाई थी, हमने हटा दी। उन अशिक्षित अनुभवहीन सेवा रहित युद्ध के समर्थकों के लिए जो इस पर बमबारी करने के विचार से उत्साहित हैं, यह कोई कम आबादी वाला रेगिस्तान नहीं है। यहाँ परिवार हैं, बच्चे हैं, पालतू जानवर हैं, सपने देखने वाले आम मेहनतकश लोग हैं। युद्ध की चाह रखना आपकी मानसिकता है। तेहरान में लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ लोग ये यहाँ पर कह रहे हैं लोगों का शहर है। कल्पना कीजिए कि अगर वॉशिंगटन, बर्लिन, पेरिस, लंदन या इससे भी आगे के शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए जाए। मैंने ये जानकारी लीक करने के लिए अपना राजनयिक करियर छोड़ दिया है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्रज्ञा जी? मैंने ये जानकारी, आई गिव अप द डिप्लोमेटिक करियर, मैंने ये जानकारी लीक करने के लिए अपना राजनीतिक करियर छोड़ दिया है। मैंने अपने कर्तव्यों को लंबित कर दिया ताकि मैं मानवता के खिलाफ इस अपराध का हिस्सा या गवाह न बनूं, ताकि बहुत देर होने से पहले परमाणु शीतकाल को रोका जा सके। कल संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 10 मिलियन लोगों ने नो किंग्स के विरोध में प्रदर्शन किया। परमाणु हथियारों के उपयोग की संभावना को बहुत गंभीरता से लिया जा, ये यहाँ पर लिखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें नहीं है प्रज्ञा जी, ये सिर्फ ऐसी बातें नहीं है कि जिस पे गप मारी जा सके कि अरे अगर परमाणु होगा तो क्या होगा, फलाना यहाँ हमला कर दिया तो क्या होगा, ढिमकाना परमाणु मार दिया तो क्या होगा, कैसे होगा। ये बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है। और जब यूएस के अधिकारी रिज़ाइन कर रहे हैं, अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, ये कहते हुए कि वहाँ बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, इतनी घनी आबादी के ऊपर परमाणु बम मारने का क्या मतलब? लेकिन भरत जी, एक बात ये भी है कि जो ईरान इतनी ताकत के साथ, इतनी पूरी ताकत से सुपर पावर देश अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जबकि ईरान ये बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से जानता है कि अमेरिका के पास परमाणु हथियार है। उसने पहले भी जापान के हिरोशिमा नागासाकी में उसका इस्तेमाल किया है और पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। ऐसे में ईरान जब मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, तो क्या ईरान इतना कमज़ोर है, या फिर क्या ईरान के पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा अमेरिका के इस हथियार से बचने के लिए? दुनिया के बहुत सारे लोग अब इस बात की तरफ चर्चा करने लग गए हैं कि ईरान जिस तरीके से 5 मुस्लिम ममालिक मुल्कों के ऊपर हमला कर रहा है, ईरान इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, ईरान अमेरिका के ऊपर हमले कर रहा है, उनके बेसिस के ऊपर हमले कर रहा है, ईरान लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हम समझौता चाहते हैं। अमेरिका समझौता करने की आड़ में ईरान को दोबारा मारने की तैयारी का वक्त चाहता है कि इस बार समझौता कर लेंगे, अब की बार जब लौटेंगे कि अब की गलती हो गई है, अब की बार जब लौटेंगे तब समूचा विनाश करेंगे, तब पूरी तैयारी के साथ आएंगे। ईरान ये बात जानता है। ईरान इस लड़ाई को
आखिरी दम तक लड़ना चाहता है, करो या मरो की लड़ाई ईरान ने बना दी है, सेम जापान की तरह। जापान ने भी इस लड़ाई को अंतिम लड़ाई या करो या मरो की लड़ाई बना दी थी। जापान ने उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 में 6 नवंबर या 6 तारीख थी जिस दिन पहला परमाणु बम, खैर आएंगे उसके ऊपर। जापान की तरह ईरान ने भी यहाँ पर पूरी आर पार की लड़ाई करने के लिए ठान लिया है। बहुत सारे विशेषज्ञ अब इस बात को मानने लगे हैं कि ईरान यहाँ पर अमेरिका हीरो नहीं है, यहाँ ईरान हीरो बन करके निकल सकता है, क्योंकि ईरान लड़ाई को लंबी खींच रहा है और ईरान उस स्टेज में लड़ाई को ले करके जाना चाहता है जिस स्टेज पर ऑफिशियली अमेरिका ये धमकी दे कि रुक जाओ नहीं तो अब हम परमाणु बम मार देंगे। उस स्थिति में ईरान उस स्थिति के लिए अग्रेशन लेकर जाना चाहता है। जी हाँ, अमेरिका का एग्रेशन उस स्थिति तक लेकर के जाना चाहता है कि ईरान जब आखिर में अमेरिका को ये कहना पड़ जाए कि ईरान रुक जाओ नहीं तो अब हम परमाणु मार देंगे, जैसे उसने जापान के ऊपर किया था। तो क्या परमाणु हमला करने से पहले बताना पड़ता है कि हम परमाणु हमला करने जा रहे हैं? प्रज्ञा जी, मैं अपनी इसके पीछे कोई नियम है? प्रज्ञा जी, मैं अपनी मूल बात पूरी करना चाहता हूँ। ईरान अमेरिका को उस स्थिति तक लेकर के जाना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, आज ईरान भी ये कहता है कि हमारे पास परमाणु नहीं है, बहुत सारे लोग भी इस बात को कहते हैं कि हमारे पास परमाणु नहीं है। रशिया जो ईरान को न्यूक्लियर सप्लाई करता है, वो इस बात को, हाँ, यूरेनियम सप्लाई करता है। रशिया इस बात को कहता है कि ईरान बड़े से बड़ा बम बनाने के लिए सक्षम है। वो इतना बड़ा बम बना सकता है कि पूरे मिडिल ईस्ट को ख़त्म कर सकता है, इतना बड़ा बम बना सकता है रशिया। अभी 5-6 दिन पहले का ऑफिशियल बयान है रशिया का। अब इस दरमियान ईरान कहता हमारे पास अभी तक परमाणु बम नहीं था, हमने नहीं बनाया, हम नहीं बनाना चाहते थे, हमारे पास नहीं था। लेकिन अब ईरान के पास ये कहने का मौका है प्रज्ञा जी कि हमको अमेरिका ने इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया, अमेरिका ने हमारी संप्रभुता को इतना ज़्यादा ललकारा, या इजराइल ने हमारी संप्रभुता को इतना ज़्यादा तंग किया, हमारे लोगों पर इतने जुल्म और ज़ातियाँ की, इतनी मिसाइलें चलाई, मिनाब जैसे और दूसरे साइंस के सेंटर्स के ऊपर हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे आम लोगों को। और ये बात सच है कि सबसे ज़्यादा आम लोग ईरान के भीतर मारे गए। तो ईरान अब ये कहते हुए कि हमारे ऊपर जुल्म और ज़ातियाँ बहुत ज़्यादा की हैं 5 मुस्लिम ममालिकों ने मिलकर और एक अमेरिका और एक इजराइल ने मिलकर, तो हमको मजबूरन इस चलते युद्ध के दौरान परमाणु बम बनाना पड़ गया। हमने अपने बचाव में ये परमाणु बम बना लिया, भले ही वो परमाणु बम पहले से बना हुआ हो, रखा हुआ हो, बन चुका हो, लेकिन उसको दुनिया के सामने लाने का और ऐलान करने का ये सही वक्त हो सकता है। और इसीलिए ईरान इस युद्ध को समाप्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ईरान इस युद्ध को चरम पर लेकर के जाना चाहता है, और जहां पर अमेरिका इस बात को कहेगा कि अब रुको नहीं तो अब हम परमाणु मार देंगे, तब ईरान कह सकता है कि मियाँ तुम क्या परमाणु मारोगे, परमाणु हमारे पास भी है, हम भी परमाणु मार देंगे। उस समय दुनिया के कान खुले के खुले और आंखें खुली की खुली, फटी की फटी रह सकती हैं प्रज्ञा जी। और कोई ना कोई ताकत तो ज़रूर है, सिर्फ इतना ही नहीं, कोई ना कोई ताकत तो ईरान के पीछे ज़रूर है, जो ईरान के हौसले 5 मुस्लिम ममालिकों और 2 अमेरिका इजराइल, 5 2 7 हो गए, 7 मुल्कों के ऊपर ईरान अकेला भारी पड़ रहा है। तो कुछ ना कुछ कुव्वत, कुछ ना कुछ ताकत ईरान के पीछे ज़रूर है, कुछ ना कुछ बैकअप, चाहे वो परमाणु का बैकअप हो, चाहे वो ईरान, जो मैं बात कह रहा हूँ ये छोटी बात नहीं है प्रज्ञा जी, कि ईरान इस बीच ये कह सकता है, कभी भी ये कह सकता है कि हमने जुल्म गारत से बचने के लिए हमने इसी बीच परमाणु बम बना लिया है और हमारे पास परमाणु बम है, अमेरिका मारेगा तो हम भी अमेरिका के ऊपर मार देंगे। जरा सा बात क्या है कि ईरान ने अपना परमाणु बम बना लिया हो अब तक? बहुत संभव, यूरेनियम की कमी नहीं है प्रज्ञा जी। और अमेरिका क्यों बार बार ये जो बंकर बस्टर बम है बार बार गिराता है इनके इस्तेफान पर, क्यों गिराता है बार बार इनकी न्यूक्लियर साइट के ऊपर? अमेरिका को शक है
AIA जो इनकी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इसको शक है कि ईरान ने परमाणु बम बनाया है या बनाने की प्रक्रिया में है, इसीलिए तो इन्होंने इनके वैज्ञानिक मारे। पिछली बार जो 6 दिन की 12 दिन की लड़ाई थी, इनके वैज्ञानिक मारे सबसे पहले, इनके सारे परमाणु साइट्स के ऊपर हमले किए, जबकि ईरान ये कहता रहा कि हम इस न्यूक्लियर से बिजली बनाते हैं, यूरेनियम से बिजली बनाते हैं, हम इससे परमाणु बम नहीं बना रहे। लेकिन इन्होंने हर जगह पर हमला किया। उन्होंने पहले कहा कि हमने इनकी परमाणु शक्ति नष्ट कर दी है। ट्रंप की तरफ से यह बयान आया कि हमने इनकी परमाणु शक्ति नष्ट कर दी है। और अगर ईरान के पास परमाणु शक्ति होती तो इतना नुकसान क्यों झेलता ईरान, इतना कत्लो आम क्यों झेलता ईरान? पहले ही उसने क्यों नहीं परमाणु की शक्ति दिखा दी अमेरिका को, या बोल दिया जैसे पाकिस्तान कहता रहता है कि हमारे पर हमला किया तो हम परमाणु चला देंगे? वैलिडेट करने के लिए। वैलिडेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि नाम की एक चीज़ है इस दुनिया में, और उस परमाणु अप्रसार संधि के ऊपर कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, इस पर ईरान ने दस्तखत किए हुए हैं, और बाकी जिनके पास परमाणु बम नहीं है उन मुल्कों ने दस्तखत किए हुए हैं। तो बाय लॉ आप परमाणु बम नहीं बना सकते हैं। आप यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली के लिए, बाकी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, आप बना नहीं सकते हैं, बम नहीं बना सकते हैं। ये वैलिडेट करने का, अपने परमाणु बम को रेगुलेशन में लाने का, या फिर क्यों हमको परमाणु बम बनाना पड़ गया, इसको बतलाने का ये युद्ध, और इस युद्ध को चरम पर ले जाकर ईरान इसको वैलिडेट कर सकता है कि हमने परमाणु इस मजबूरी में बनाया। हम बनाते तो नहीं, हम अमन के हम बहुत बड़े पैरोकार हैं, और इससे पहले हमारे देखो जो पुराने वाले आयतुल्ला थे, सुप्रीम लीडर, उन्होंने तो देखिए फतवा जारी किया था कि हम परमाणु बम कभी नहीं बनाएंगे, और हमने कभी नहीं बनाया। हमने 12 दिन की लड़ाई लड़ी, हमने कभी परमाणु बम की धमकी नहीं दी, हमने इतने दिनों में परमाणु बम की धमकी नहीं दी। अगर अमेरिका ने हमको धमकी दी, उससे पहले हमको जबरन परमाणु बम बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही मैं एक चीज बतलाना चाहता हूं, यही सेम स्थिति जापान की थी 1945 में। 1945 में जापान की यही स्थिति थी। अमेरिका आज की तरह यही चाहता था द्वितीय विश्व युद्ध में कि जापान जल्दी से युद्ध को ख़त्म करे, सरेंडर करे, काम ख़त्म करे, युद्ध रोक दे। सरेंडर करने का मतलब ये कि युद्ध को रोके, अब ख़त्म करे। लेकिन जापान करो या मरो वाली स्थिति में था उस समय कि अब हम लड़ कर रहेंगे, दिखा करके रहेंगे हु इज़ द जापानीज़। तो जापानीज़ इतने उग्रता के साथ लड़ रहे थे कि अमेरिका ने 2-3 बार ये कहा कि भाई आप रुकिए, युद्ध रोकिए, युद्ध रोकिए। जापान नहीं माना। तो अमेरिका ने उस समय परमाणु बम बनाया था। उससे पहले दुनिया में कहीं भी परमाणु बम नहीं गिरा था। अमेरिका को USSR हुआ करता था उस समय, US को नॉर्मल तरीके से कहें तो माफ़ करिए, रशिया को अमेरिका का दादा बनने का भी समय प्रज्ञा जी वही था। द्वितीय विश्व युद्ध 1945। रशिया उस समय बड़ी ताकत बनकर उभर रहा था, और अमेरिका भी बड़ी ताकत बनकर हथियारों का बड़ा सप्लायर था अमेरिका। तो अमेरिका ने जब परमाणु बम मारा जापान के ऊपर, 6 तारीख को पहला परमाणु बम मारा और कहा कि रुक जाओ नहीं तो परमाणु बम मार देंगे, और जापानीज इतने ज़्यादा लड़ैया थे कि पहला परमाणु बम जो इन्होंने हिरोशिमा पर मारा तो तब भी जापान रुका नहीं। इनको जापान को रोकने के लिए दूसरा परमाणु बम 9 तारीख को मारना पड़ा। 3 दिन रुकने के बाद, 3 दिन बाद फिर दूसरा परमाणु बम मारना पड़ा। उस पहली बार दुनिया ने परमाणु की ताकत तब देखी थी, परमाणु ऊर्जा पहली बार दुनिया ने तब देखी थी प्रज्ञा जी। और दुनिया का दादा बनने की फहरिस्त में भी अमेरिका पहली बार आया था 1945 में ही। तभी सुपर पावर अमेरिका को कहलाया जाने लगा कि सुपर पावर है, महाशक्ति अमेरिका है, अमेरिका के पास बहुत ताकत है, अमेरिका ताकतवर मुल्क है दुनिया का। ये जो दादा परदादा वाले जो खिताब हैं ये तभी मिले अमेरिका को 1945 में। और रूस को दिखलाने के लिए मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि रूस को दिखलाने के लिए अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम मारा। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जापान रुकने वाला था ही, अमेरिका ने जानबूझकर जापान पर परमाणु बम मारा ताकि रूस को और बाकी दुनिया को ये बतलाया जा सके, दिखलाया जा सके कि हमारे पास कितनी शक्ति है और हम एक्चुअल में सुपर पावर हैं।
तो अगर भरत जी रूस उस समय दादा नहीं बन पाया, लेकिन आज अगर ईरान को बैकअप देता है, जिस तरीके से तमाम रिपोर्ट्स हमने देखी, और रूस ही बार बार कह रहा है कि ईरान के ऊपर अगर आपने फिर से अग्रेशन थोपा तो फिर उनके पास परमाणु बनाने का साजो सम्मान है, तो क्या ये हो सकता है कि क्योंकि रूस यही चाहता है कि दुनिया का दादा रूस हो, अमेरिका चाहता है कि हम हो, क्या रूस ईरान के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका कि दादा वाली पदवी अपने लिए छीन सकता है ईरान को बैकअप देकर? इसका बहुत बड़ा उदाहरण प्रज्ञा जी इतिहास में मौजूद है। इतिहास में क्यूबा अभी भी अमेरिका ने जिसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं तमाम सारे, और अभी एक दो दिन पहले रूस ने क्यूबा में, अमेरिका ने कहा कि भाई रूस की बिजली काट दो, तेल काट दो, सैंक्शंस लगा दो, कोई भी इसके साथ व्यापार नहीं करेगा, कोई भी इसके साथ कुछ नहीं करेगा, अलग थलग रहेगा ये देश, क्योंकि क्यूबा जो है वो उसी आइडियोलॉजी को मानता है जिस आइडियोलॉजी को चीन मानता है, जिस लेफ्ट विचारधारा को रूस भी इस्तेमाल करता है। क्यूबा भी उसी विचारधारा पर है। क्यूबा अमेरिकी विचारधारा के साथ में नहीं है। क्यूबा जब आज़ाद हुआ उससे पहले अमेरिका का शासन वहाँ पर हुआ करता था, इनकी कंपनीज़ हुआ करती थी। क्यूबा ने इनकी कंपनीज़ को राष्ट्रीयकरण करके अपनी सरकारी कंपनीज़ बना दी। अमेरिका को बड़ा खला इस बात को लेकर कि भाई अपनी कंपनी कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्यूबा कभी भी अमेरिका के उसमें नहीं आया। अब जब ट्रंप आए हैं, ट्रंप की ये बौखलाहट इस पूरी दुनिया झेल रही है, क्यूबा भी झेल रही है, क्यूबा भी झेल रहा है। क्यूबा के ऊपर इन्होंने तमाम सैंक्शंस लगाए। रूस ने इनको ललकारने के लिए, अमेरिका को ललकारने के लिए एक तेल का जहाज अपने यहाँ से भेजा और बोले कि क्यूबा को कोई तेल नहीं दे रहा है, माइका लाल कोई फायदा नहीं है, हम देंगे। रूस ने कहा हम तेल देंगे क्यूबा को, अमेरिकियों रोक सको तो रोक लो। जब जहाज चला तो अमेरिकियों ने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और उसके बाद अमेरिकियों को कहीं भी रोकने की हिम्मत, अश्वमेध यज्ञ जैसे भारत में हुआ करते थे कि भाई छोड़ दिया घोड़ा, श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, छोड़ दिया घोड़ा, बोले कि जो घोड़ा हमारा पकड़ लेगा उसके साथ हमारा युद्ध होगा, और जहाँ जहाँ तक ये घोड़ा जाएगा वहाँ वहाँ तक की ज़मीन हमारी होती चली जाएगी, और जिसमें औकात है, जिसमें दम है, वो ये घोड़ा पकड़ के दिखाए। तो लव कुश ने घोड़ा, उनके ही पुत्रों ने, खैर अलग कहानी, वो चली जाएगी। तो ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया अभी रूस ने, बोले कि ये तेल का टैंकर आ रहा है, दम है दुनिया में, किसी में दम है, अमेरिका तुम में भी दम है, तो इस तेल के टैंकर को रोक कर दिखाओ। अमेरिका नहीं रोक पाया, क्यूबा पहुंच गया वो तेल का टैंकर। आज की तारीख में क्यूबा में अंधेरा है, लाइट कट्स हैं, बिजली ऑफ है, क्यूबा की हालत बहुत ख़राब है। रूस ने कहा कि हम अपने लोगों की रक्षा के लिए, अपने विचारधारा वाले, अपने सपोर्टर देशों की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो दुनिया के दादा क्या खाक कहलाएंगे, हमको भी दुनिया का दादा बनना है। तो रूस वैसे ही ईरान के सपोर्ट में है, ठीक वैसे ही। क्यूबा का उदाहरण देकर मैंने इसलिए बताया, ईरान के पक्ष में है रूस। और अगर मान लीजिए ईरान के पास में परमाणु नहीं भी होता है, अब भविष्यवक्ता तो हम है नहीं कि हम ये बता देंगे नहीं बना रखा है भाई साहब, है ना, कमरा नंबर 241 में परमाणु रखा है, कोने में बरसाती के नीचे उंधाया हुआ रखा है, निकाल लीजिए जाके, तो ऐसा नहीं है। ये एक विश्लेषण ही हो सकता है। दूसरा ये कि रूस ने तब क्यूबा में, तब जब राष्ट्रीयकरण, क्यूबा ने राष्ट्रीयकरण इनकी सारी कंपनियों का कर लिया था और अमेरिका ने कहा कि अब हम तुमको मारेंगे, दानी कनपटियाएंगे, तो रूस ने कहा कि रूस ने क्यूबा को 2 परमाणु मिसाइलें दी उस समय, प्रज्ञा जी, 2 परमाणु मिसाइलें दी और कहा कि तान दो अमेरिका के ऊपर, खड़ी कर दो, और जब अगर तुमको मारने की कोशिश करे ये परमाणु तो तुम भी माचिस लगा देना नीचे, ये भी जाएंगी अमेरिका में गिरेंगी जाके, इनका भी विनाश होगा। अमेरिका हट गया पीछे, आज तक नहीं, अब ट्रंप उंगली करना शुरू किया है। तो रूस ईरान को भी परमाणु मिसाइलें दे सकता है, ऐसा नहीं है कि रूस ईरान को नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर आकर के प्रज्ञा जी रूस ईरान की मदद कर सकता है, और हो सकता है कि कर भी दी, हो सकता है कि मिसाइलें आ चुकी हों जिसकी वजह से ईरान इतना पूरा पावर में है कि तुम क्या होगे, हम मारेंगे, हम पीटेंगे, दिखा देंगे तुमको, दुनिया को दिखा देंगे, चीट डालेंगे, फाड़ डालेंगे वाली कंडीशन में जो ईरान है। एक सेकंड प्रज्ञा जी लूँगा, ईरान जो इस कंडीशन में है उसके पीछे फुल फ्लैश ताकत है, फुल फ्लैश कॉन्फिडेंस है कि
अमेरिका जो बैक स्टेप पर है, बार बार बैक स्टेप ले रहा है। हॉर्मुज़ न खुलवाने के बाद भी वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। हाँ, बातचीत करने को तैयार हैं, क्योंकि आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रूस की है कि वो ईरान को वो पावर दे जो उसका साथी है, सहयोगी है, वरना बाकी लोग आपके साथ जुड़ेंगे कैसे? अभी लोग देख लेंगे कि देखो अमेरिका ही सबको मार पीट रहा है, तो बाकी देश अमेरिका के साथ ही जाएंगे ना, किसी में मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर के ईरान कमजोर नहीं पड़ने वाला अमेरिका की इस तरह की धमकी के बावजूद। देखिए प्रज्ञा जी, एक और उदाहरण देता हूं। अगर कातिया से सब डरते ही रहेंगे तो फिर वो 2.5 किलो हाथ वाले सनी देओल के पक्ष में मुंबई के दुकान वाले काहे आके खड़े होंगे? तो रूस को भी ये दिखलाना पड़ेगा कि भाई कातिया ही ताकतवर नहीं है, हमारे पास भी 2.5 किलो का हाथ है, हम इसको मार सकते हैं, इसको जिसको परास्त कर सकते हैं। इसलिए बाकी के हमारे दोस्त तो हमारे साथ रहे ही, बाकी के जो दोस्त अमेरिका के साथ में हैं वो भी टूटकर हमारे साथ आएँ और हम एक महाशक्ति के तौर पर उभरें। हमारे पास भी, क्योंकि रूस के पास कम परमाणु मिसाइलें नहीं हैं, अमेरिका से इवन ज़्यादा ही आज की तारीख में रूस के पास परमाणु मिसाइलें होंगी, तो 2-4 देने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपने कहा कि अगर मार दिया, उसका जवाब अभी मैंने दिया नहीं। आपने कहा कि अमेरिका ने अगर मार दिया ईरान के ऊपर परमाणु मिसाइल, तो परमाणु मिसाइल तो देखिए प्रज्ञा जी, ऐसा नहीं है कि किसी देश को परमाणु मिसाइल मारने के लिए 50 देशों से मंत्रणा बैठक करनी पड़ती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति अगर ये इंडिकेट कर देता है कि भाई परमाणु मिसाइल चलाइए, तो फिर परमाणु मिसाइल चलानी पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चला देंगे परमाणु मिसाइल, आपको ऑर्डर मिल गया सेना को, राष्ट्रपति से, तो चला। देश पर चलानी, उस देश को सूचित नहीं किया जाता कि हम परमाणु हमला करने वाले हैं। बाध्यता नहीं है प्रज्ञा जी कि हम परमाणु हमला करने वाले हैं, लेकिन इस बात को कहते हैं कि भाई आप मान जाओ वरना परिणाम बहुत भयंकर होंगे, भीषण होंगे, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। आप बाई मोटिव, जैसे जापान के ऊपर आपने मारा तो आपने पहले नहीं कहा कि हम परमाणु हमला करने जा रहे हैं, अमेरिका ने नहीं बताया कि हम करने जा रहे हैं, और दुनिया ने तब परमाणु कैसा होता है, लोग लंगड़े लूले पैदा होते हैं, इतनी धूल और गुबार हवा में हो जाता है कि इस बढ़ते समय के साथ टेम्परेचर डाउन हो जाता है, सूरज की जो रोशनी है वो धूल में मिल जाती है, और जहाँ पर गिरता है वहाँ का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि चीज़ें पिघल जाती हैं, खेतियाँ नहीं हो पाती हैं, कैंसर फैल जाता है, बहुत सारी चीज़ें परमाणु गिरने के बाद में होती हैं प्रज्ञा जी, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन बता देने की कोई बाध्यता नहीं है कि हम बताकर ही परमाणु हमला करेंगे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि आज के टर्म में जब धमकी लोग ये देते हैं कि भाई हम तुम्हारे खर्ग पर हमला कर देंगे, तुम्हारे यहाँ हमला कर देंगे, पावर प्लांट उड़ा देंगे, धमकी यानी कि डराने की कोशिश है, तो डराने की कोशिश में ये कहा जा सकता है कि हम परमाणु वॉर कर देंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये ट्रीटी कर रखी है, जो परमाणु हथियार रखने वाले देश हैं, उनके ऊपर ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि परमाणु रखने का नियम ही यही है कि परमाणु हथियार कभी भी दूसरे के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं चलाया जाएगा। ये परमाणु की जो संधि है उसमें लिखा हुआ है, परमाणु हथियार तभी चलाया जा सकता है, आत्मरक्षा जब आपको करनी हो तभी चलाया जा सकता है। तो ईरान बड़ा प्लेयर हो सकता है परमाणु चलाने के लिए, और ये अनाउंस करने के लिए दुनिया के सामने, और उसके लिए ये बड़ा समय भी हो सकता है अनाउंस करने के लिए, सही मौका हो सकता है अनाउंस करने के लिए कि हमने अपने बचाव में, हमको इसी दरमियान बनाना भी पड़ गया और इसी दरमियान चलाना भी पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर अमेरिका की तरफ से ऐसा कुछ होता है, यानी परमाणु हमला होता है ईरान की तरफ, तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा, वो भी कहीं से कमज़ोर नहीं होगा। बैकअप ज़रूर है ईरान के साथ, इसीलिए ईरान इतनी ताकत के साथ सुपर पावर अमेरिका को और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब लगातार देता जा रहा है। और आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि यूएन के एक अधिकारी ने इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि उसने इस खबर को लीक किया कि अमेरिका तेहरान में परमाणु हमला करने की रणनीति बना रहा है। मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।